नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। आए दिन हम आपके सामने बहुत सारे चेहरों को ले आते रहते हैं और आपकी जो आम प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन साथ लाते हैं। एनबी न्यूज़ ने एक खास प्रोग्राम शुरू किया है जहां पर घर घर की जो प्रॉब्लम्स है वो हम आपके सामने जवाब लेकर के आते हैं। इसी श्रेणी में आज हमारे साथ मौजूद है नीति डोगरा मैम, और आपको बता दूं कि सीनियर कंसल्टेंट है ये सावित्री हॉस्पिटल में। इनका खुद का मैटरनिटी हॉस्पिटल भी है, डोंगरा हॉस्पिटल। इनसे बात करेंगे और ख़ास तौर पर आज मैं जो मुद्दा लेकर के आई हूँ ये वो मुद्दा है महिलाओं का। महिलाओं की जो समस्याएं चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो मिडिल एज की महिलाएं हैं, जो 30 से 50 साल की जो महिलाएं हैं, और भी बातें करेंगे, लेकिन खास तौर पर मुद्दा रहेगा 30 से 50 साल की महिलाएं जिनके साथ आए दिन आजकल बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, चाहे विटामिन्स का प्रॉब्लम हो, कैल्शियम का प्रॉब्लम्स हो। सारे सवालों का जवाब लेकर के आई हूँ मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं यशस्वी। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर द स्टेज विद यू। बहुत शुक्रिया। सवाल तो पहला यही रहेगा, क्योंकि आए दिन आप बहुत सारे हज़ारों पेशेंट्स के साथ बैठती है, चाहे मैं सावित्री की बात कर रही हूँ, एक नामा गिराना चेहरा है सावित्री। डोंगरा हॉस्पिटल्स एक मशहूर नाम है, आप खुद एक मशहूर नाम है, बहुत सारे हज़ारों लोगों से आप महीनों में मिलती रहती होंगी। एक जो कॉमन समस्या आती है वो क्या होती होगी? देखिए, मिडिल लाइफ जो मिडिल एज की प्रॉब्लम्स है वुमेन की, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक है कि इरेगुलर ब्लीडिंग, पीवी मतलब मासिक धर्म का अनियमित होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा जो मेन इशू आता है वो उनकी बोन हेल्थ, ये इम्पॉर्टेंट इशू है। और दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि जब ये मिडिल एज की प्रॉब्लम्स इसलिए शुरू होती हैं कि हमारे बॉडी में जो एक नॉर्मल हार्मोन है जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फेमिनिटी, वो ईस्ट्रोजन के लेवल्स हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसी वजह से उभरती हैं। तो उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको टाइमली ट्रीट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर लोगों के मन में ये रहता है कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये हो रही है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो मेरा ये से है कि वी शुड रिकॉग्नाइज एंड वी शुड टाइमली ट्रीट सो दैट इट विल नॉट बी अ ग्रीवियस प्रॉब्लम आफ्टरवर्ड्स। आपने कहा कि ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लोग लापरवाह हो जाते हैं। और काफ़ी जैसे डॉक्टर्स का जब मैं बात करती हूँ, अक्सर डॉक्टर्स ये शिकायत करते हैं कि पेशेंट बहुत टाइम के बाद जब एकदम डेंजरस हो जाता है उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो उसके पहले आप संदेश, क्योंकि ये एक जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम है कि लोग जाना ही नहीं चाहते डॉक्टर के पास, उनके लिए आप क्या कहना चाहती, क्यों आखिर लेट हो कर रहे हैं लोग? मुझे लगता है कि उनमें अवेयरनेस थोड़ी कम है। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो थोड़ा टैबू भी होता है, औरतें उतना खुलकर उसके बारे में शायद चर्चा नहीं करना चाहती, थोड़ा शर्माती भी हैं, डॉक्टर के पास जाने में भी दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो पहले तो मैं कहूँगी कि अंदर की आपकी जो हिचक है उसको निकालें और आप डॉक्टर के पास जाके बिल्कुल खुले भाव से आप उनको बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रही हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर ही समझ पाएगा, तो आप उनके पास, आपका काम ये कि आप उन तक पहुँचें, आप उन तक पहुँचें। और उसके बाद जो डॉक्टर है जो सही समझेगा, जो एक हमारी एक बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होती है वो हमें करना पड़ता है, तभी हम ये बता पाएंगे कि वो किस वजह से हो रहा है। जैसे कि अगर मासिक धर्म आपका नियमित हो रहा है तो उसके कारण उसमें एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड हम जो बोलते हैं, एक बेसलाइन TVS बहुत ज़रूरी है जो हमें बहुत चीज़ें बता सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस पर तो नहीं है जिसकी वजह से आपका ये इरेगुलरिटी हो रही है। और थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है थायराइड, T3 T4 TSH की सिंपल इन्वेस्टिगेशन से आप पता लगा सकते हैं कि उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। तो बहुत स्मॉल थिंग्स हैं दैट हैव टू बी एड्रेस्ड एंड आप आराम से फिर उसका ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। और एक चीज़ इसमें मैं ये और कहना चाहूँगी कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसको कराने से आप हिचकिए नहीं। जैसे TVS भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं, कुछ महिलाएं उससे डर जाती हैं कि नीचे शरीर के रास्ते अल्ट्रासाउंड होगा तो पता नहीं कितना दर्द होगा, ये होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जो हर जगह उपलब्ध है, बड़ी आसानी से आप उसको करा सकती हैं और उससे सारा कुछ रूल आउट हो जाएगा कि आपको अंदर यूट्रस से संबंधित या ओवरी से संबंधित। मैम, एक जब मैं 30 और 50 साल के एज की बात करती हूँ, एक खास सवाल आता है वाइट डिस्चार्ज का। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम लगती भी नहीं है, लेकिन ये एक टैबू है, एक इशू है। और उस तरह से कैसे आप अवेयर करेंगी कि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, महिलाओं में जो ये डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है, और मैं इसमें ये कहूँगी कि सारे डिस्चार्जेस पैथोलॉजिकल नहीं होते,
कुछ थोड़ा फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज भी होता है, जो ज़्यादातर जब हम लोग बोलते हैं कि मासिक के 14वें 15वें दिन पर जब अंडा फूटता है, जो आम भाषा में मैं कह रही हूँ, हमारी भाषा में इसको ओव्यूलेशन कहते हैं, तो वो जो डिस्चार्ज होता है वो फिजियोलॉजिकल है, वो चिपचिपा डिस्चार्ज होता है। लेकिन कौन सा डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकल है? जो चिपचिपा है, जिसमें बदबू नहीं है, सफ़ेद रंग का है, तो दैट इज़ ओके। लेकिन कोई भी डिस्चार्ज ऐसा है जिसमें कि बदबू आ रही है, या खुजली के साथ में है, या कि एक स्पेसिफिक बदबू सी होती है, जैसे जो लोग मछली खाते हैं, मछली पकाते हैं, वो जानते होंगे, मछली के धोन जैसी बदबू उसको बोला जाता है। तो अगर इस तरीके का कोई डिस्चार्ज है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण होता है, तो आप जो है इसको आराम से ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। लेकिन इसमें जो 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखने वाली वो ये हैं कि आपका जो है हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली टाइट वेयर जीन्स जो हम लोग आजकल लड़कियां या औरतें बहुत पहनती हैं, ये नहीं पहनना चाहिए। और आपको जीन्स को बदलते रहना चाहिए, प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए, और लूज फिटिंग जीन्स पहने। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ फॉर डिस्चार्ज टू हैपन। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि सर्विक्स, एक जो जिसको हम बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, तो उसका जो कैंसर है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि हर 8 मिनट में एक महिला की मौत इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से होती है। तो ये जो डिस्चार्ज है, कभी कभी ये इसका सबसे पहला लक्षण है। दिस कैन बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो अगर कोई भी डिस्चार्ज, अगर जैसे ब्लड के साथ या जैसे लालीपन लेकर कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो हमारा कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल है, क्योंकि ये ब्लड स्टेन्ड है। तो या उसमें बदबू है ज़्यादा, या पति पत्नी के साथ में रहने के बाद उनको ब्लीडिंग हो जाती है, या कोई डिस्चार्ज होने लगता है, तो दैट इज, इसको हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या पोस्ट कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग बोलते हैं, या डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और खुलकर उनको बताना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज पूरी तरह संभव है। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो भी मेरा अनुभव है 10-15 साल का, उस पर मैं बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर एक इकलौता कैंसर है जो 100% प्रिवेंटेबल है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इसके लिए एक वैक्सीन आ गई है, सर्वेरिक्स या गार्डेसिल नाम से है, जो अगर आप अपनी बच्चियों को लगवाते हैं, 9 से लेकर 15 साल तक की बच्चियों को अगर आप ये इसकी 2 डोजेज़ लगवा देते हैं, तो वो आजीवन कैंसर सर्विक्स से बच जाएंगी। आजीवन मतलब उन्हें कभी नहीं होगा। और इसके पीछे ये थॉट क्या है, लगाने के पीछे थॉट क्या है बच्चियों को, कि बिफोर गोइंग इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी वी वांट टू गेट देम इम्यूनाइज्ड। सो मैं ये आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, ये बहुत ही मतलब तीखे शब्दों में या स्पष्ट शब्दों में ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरा टेक होम मैसेज ये सबसे बड़ा होगा कि प्लीज़ 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 9 से 15 साल तक की बच्चियों को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। क्योंकि और ये इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा इसकी अवेलेबिलिटी कोरोना टाइम्स में बाधित हुई, लेकिन फिर भी, और इतना और अफोर्डेबल भी है, करीब 2100 रुपये की या 2600 रुपये तक की इसकी एक डोज पड़ती है, तो आपको 2 डोजेज लगवानी है। सर्वाइकल कैंसर की आपने मैम बात की है, तो मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये इनहेरेंट भी होता है? नहीं, दिस इज़ नॉट इनहेरिटेड। ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरी मम्मी को हुआ तो लड़की को भी होगा। और ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि मम्मी को था तो भाई बच्ची को भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल और केवल एक इन्फेक्शन है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, और इन्फेक्शन का मेजर कारण है सेक्सुअल एक्टिविटी। तो हम लोग इसीलिए ये प्रमोट करना चाहते हैं कि क्योंकि आजकल सेक्सुअल एक्टिविटी पर आप विराम नहीं लगा सकते। अब ये नहीं है कि पति पत्नी है तभी सेक्सुअली एक्टिव है लड़की, कभी भी हो सकती है, लेकिन आप उस पीरियड में लगवा लें, 9 से 15 साल तक की अपनी बच्चियों को लगवा लें, ताकि आगे के लिए वो एकदम इस कैंसर से मुक्त रहेंगे। आपने मैम, क्योंकि 30 से 50 साल की उम्र की हम बात कर रहे हैं, तो आपने शुरू में ही कहा था कि बोन इश्यूज काफी आते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करें, और जिन लोगों को ऑलरेडी हो गया है वो आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें में बहुत सिंपल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, मैं बोलना चाहूँगी। एक, अपना सीरम कैल्शियम लेवल और सीरम विटामिन डी लेवल ज़रूर करवाएं। ये बहुत छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, सारी पैथोलॉजीज में अवेलेबल है। अगर बाई चांस आपकी डॉक्टर मिस कर देती है तो आप बोल सकते हैं कि मैडम हमारी ये जाँच करा लीजिए। और दूसरा, अब गर्मियों में तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन गर्मी और ठंड दोनों में आप आधा घंटा कम से कम सनलाइट में ज़रूर बैठें, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एवरीबडी स्टेइंग इंडोर्स। सारे ऑफिसेज एसी हैं, और सब लोग आजकल, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 25-26 साल की लड़कियां मेरे पास आती हैं, कहती हैं मैडम हमें कमर दर्द हो रहा है। और आई एम सरप्राइज यार, इस साल में अभी 25-26 साल की उम्र में कमर दर्द हो रहा है। फिर मैंने उनकी हिस्ट्री में ली, तो ये पता लगा वो देवी जी कभी सनलाइट में जाती नहीं है, और सनलाइट में जाती हैं तो सनस्क्रीन लगा लेती हैं। तो अब विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा?
तो मेरी एक छोटी सी ये है कि भाई सनलाइट में ज़रूर बैठें आधा घंटा, और वो भी प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीका मैं आपको बता दूं कि हेड और ये नेक एक्सपोज होना चाहिए और आर्म्स एक्सपोज होने चाहिए, मतलब ये कवर्ड नहीं होना चाहिए। और 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप में आधा घंटा आप बैठ जाएं तो वो बहुत है। मतलब विटामिन डी फिर आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एज अ सप्लीमेंट, चूँकि क्या आता है जो हम लोग वेजिटेरियंस हैं इनकी डाइट में डेफिशिएंट होता है, जो फिश विश खा रहे हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियंस जो हैं वो एक सप्लीमेंट के रूप में इसको ले सकते हैं। और कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी ईजिली रिकॉग्नाइज हो जाती है, कैल्शियम की दवा आप खा सकते हैं। क्योंकि एक जैसे अब मान लीजिए आप मिडिल लाइफ लेडी की बात करें, वो 40-45 साल की है, उसको थोड़ा बहुत रहता था कमर दर्द, एक दिन अचानक से आपके पास आती, कहती मैडम मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, मैं उठ बैठ नहीं पा रही है। तो इसका मतलब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई इसको जो है हम तुरंत इन्वेस्टिगेट करें, कहीं ऐसा तो नहीं उसके लेवल्स बहुत कम हो गए हों। और आपको एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि कभी कभी साइलेंट फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब कभी ओपीडी में पेशेंट आया, आप देखेंगी ना उसकी हाइट कम हो गई, हाइट कम हो गई, वो इतनी थी और इतनी हो गई, 1 इंच हाइट कम हो जाती है अगर साइलेंट वर्टिब्रल कोलैप्स हो गया। ये विटामिन डी डिफिशियंसी में सीवियर कैल्शियम डिफिशियंसी इट कैन बी पॉसिबल, जो एक इसको एक टर्म देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रीटेड इन मिडिल लाइफ। क्योंकि आप मिडिल लाइफ से अगर इसका ध्यान देंगे तो 70 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते आप बहुत ठीक रहेंगे। तो हम लोगों का एक डिक्टम है आजकल कि फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80, ये वुमेन के लिए है। तो आप लोग अपनी बोन हेल्थ को अगर अच्छा रखेंगे तो वी कैन परस्यू दिस। एक सवाल, क्योंकि आप इतना अच्छा संदेश और इतना अच्छा मैसेज दे रही हैं और काफ़ी मैं देख रही हूँ कि सवालों के जवाब अधिकतर सब मिल रहे हैं जनता को। एक सवाल आता है, क्योंकि ये कॉमन है, यूट्रस का ऑपरेशन लोग कराएं। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया है जी। ये यूट्रस का जो ऑपरेशन हो जाता है इतनी जल्दी लोग करा लेते हैं। मुझे वो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो डॉक्टर्स जिनके पास में डिग्रीज़ नहीं है, जो बंगाली डॉक्टर्स हैं, वो थोड़ा पेशेंट को डरा भी देते हैं। लेकिन मैं ये बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि 60 ईयर्स से पहले आप बिल्कुल बच्चेदानी को ना निकलवाएं और साथ में अंडाशय ना निकलवाएं, क्योंकि उसके कारण इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और सबसे ज़्यादा साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, फटीग होती है, और उसके बाद में आपको नींद नहीं आ रही। आपके घर वाले परेशान हैं कि आपको क्या हो गया, और वो सोचते हैं कि जानबूझ के कर रही है, उसको कुछ काम नहीं करना चाहती है ये। तो इतने अजीबोगरीब सिम्टम्स होते हैं, मैंने देखा है पेशेंट्स, दे लिटरली मतलब वो ना एक हेल हो जाता है उनके लिए। तो इसलिए अनटिल अनलेस वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इज़ देयर, आप बिल्कुल हिस्टेक्टमी ना कराएं, जो बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन है। और जो थोड़ा ये बाहर के लोग समझा देते हैं पानी गिर रहा है तो बच्चेदानी निकलवा लो, कमर दर्द हो रहा है तो बच्चेदानी निकलवा लो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चेदानी का होना शुड नॉट बी एन इंडिकेशन फॉर बच्चेदानी का निकालना, कि अंदर है तो उसको निकाल ही लो ना, वो कभी नहीं करना है। क्योंकि आप जब तक आपकी वुमेन हेल्थ के लिए ओवरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बस ये छोटी सी कहना चाहूँगी कि जो ओवरीज का काम केवल बच्चा पैदा करने तक नहीं है, ओवरी रिमेन्स एन एंडोक्रीन ऑर्गन आफ्टर दैट ऑल्सो। सो एंडोक्रीन ऑर्गन तो वो हार्मोन निकालेगी, और वो हार्मोन हमारे वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वही तो फेमिनाइजिंग रखेगा हमको। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मेरी सबसे यही एक बहुत सलाह रहेगी कि आप किसी भी तरीके से जब तक आपका एक प्रॉपर इंडिकेशन या बहुत ज़रूरी ना हो, इस तरह के ऑपरेशन में बिल्कुल ना जाएं। अगर कोई आपको बताता है, टेक अ सेकंड ओपिनियन, और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही इस ऑपरेशन को करवाएं। अच्छा मैम, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ पढ़ाई में इतना समय लग जाता है। सब लोग एजुकेशन फील्ड में है, सब पढ़ रहे हैं, सबको एक करियर ओरिएंटेड में खास तौर पर एक शब्द लेना चाहूंगी, करियर ओरिएंटेड हो गए हैं लोग। उसमें शादियां बहुत लेट हो रही हैं। फिर तो क्या मैम कंसीविंग के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये भी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है कि अब क्या है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं। अभी क्या है कि 27-28 साल तक तो लड़कियां पढ़ती हैं, उसके बाद में अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो भी होगी तो 30 साल के बाद ही वो माँ बन पा रही हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा समझ ली 29 ईयर्स के एज के बाद में। तो मैं उनको, मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई अगर आप पहले से कोई प्रॉब्लम्स अपनी जानती हैं तो उसको छुपाइए नहीं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको पेड़ों में दर्द रहता है, या आपको यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको, थायराइड ज़्यादातर आज आप देख लीजिए 100 में से 80 लोगों में थायराइड मिल जाएगा।
लड़कियों में या औरतों में स्पेशली। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप जाके अपने डॉक्टर के साथ में डिस्कस करिए कि मैडम ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे इश्यूज़ हैं, और उसके बाद नाउ आई वांट टू प्लान प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी की प्लानिंग जल्दी करिए, बहुत ज़्यादा देर ना लगाइए, क्योंकि 30 के बाद सब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होने लगती है। तो मेरा ये कहना है कि 1 आध साल का टाइम गैप आप ले लें, और उसके बाद आप कंसीव करने से पहले डॉक्टर से मिलें, कंसीव करने के बाद नहीं। ये मेरा एक स्ट्रांग पॉइंट है यहाँ पे कि प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर से मिलें, ताकि कुछ चीज़ें वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर सके, और कुछ अगर ट्रीट करने लायक है तो ट्रीट कर सके। आजकल कुछ इम्यूनाइजेशन भी हैं, वैक्सीनेशन है जो हम लोग प्रेगनेंसी से पहले देते हैं, जैसे रूबेला का वैक्सीनेशन है, या फिर हेपेटाइटिस का कुछ वैक्सीनेशन है। तो आजकल हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चा पैदा करने से पहले ही ये लगवा लें, ताकि उससे संबंधित इश्यूज प्रेगनेंसी में ना। आपने मैम आपके और एक दूसरा एक वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी ओवर वेट है लड़कियां जो, उनको मेरा ये है कि जरूर वेट रिड्यूस कर ले, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इनफर्टिलिटी कॉज करता है। आपसे माल आता है मन में मैम, इतना वर्ड कमर्शलाइज हो गया है, हिंदुस्तान की मैं बात कर रही हूँ, नई चीज़ों को अपनाना हिंदुस्तान ने सीख लिया है। हाँ। मार्केट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब मैं खास तौर पे बात करती हूँ मार्केट के जब प्रोडक्ट्स की, तो हर चीज़ में आपको एक प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेगा मार्केट में। फिर चाहे मैं बात करती हूँ मेंस्ट्रुअल कप की, टेम्पॉन की बात करती हूँ जो मेंस्ट्रुएशन में काम आते हैं, पैड्स के अलावा, या फिर मैं बात करती हूँ वेजाइनल वॉश की, जब हाइजीन के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है, लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा सही हैं लोगों के लिए? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि बहुत प्रोडक्ट्स का कमर्शियलाइजेशन हो गया है, और मेरी ये बहुत ही आप लोगों को स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट गो फॉर ऑल दीज वॉशेस एंड प्रोडक्ट्स अनटिल अनलेस कि आपकी डॉक्टर कोई स्पेसिफिक वॉश प्रिस्क्राइब करती है तो आप उसको यूज़ करें। लेकिन अपने मन से या किसी ने कह दिया या ओवर द काउंटर ले करके प्लीज़ आप उन सबको यूज़ ना करें, क्योंकि हमारा एक नॉर्मल हेल्दी वजाइनल फ्लोरा है, एक उसकी पीएच है जो मेंटेन रहती है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और कुछ भी उल जुलूल चीज़ को यूज़ करने से वो पीएच डिस्टर्ब हो सकती है, जो कि और हानिकारक हो जाएगी आपके लिए, बेनिफिट करने के बजाय आपको और नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरा एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे कुछ लोग डेटॉल यूज़ करने लगते हैं या सेवलॉन यूज़ करने लगते हैं, तो ये भी नहीं करना है। केवल और केवल सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें और उसी से आप इंटीमेट एरियाज़ को वॉश करें, कॉटन कपड़े पहनें, उसको ड्राई रखें, वेट ना रखें। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप ये सारे इन्फेक्शन से बची रहेंगी। और स्पेशली मैं यंग गर्ल्स के लिए कहना चाहती हूँ, वीट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, केवल ट्रिमिंग कर लें हेयर की, दैट इज़ इक्वली गुड। तो और लूज़ फिटिंग के कपड़े पहने, बहुत टाइट जीन्स जो लड़कियां 12-12 घंटे पहनी रहती हैं, आई थिंक दैट इज़ नॉट एडवोकेटेड। और लूज़ कपड़े एयरी और साफ़ सुथरे धूप में सूखे हुए ये पहने, इससे आप बचे रहेंगे। और दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा? ये तो प्रोडक्ट्स की बात हो। अच्छा हाँ, आपने वो टैम्पून्स और उसकी बात की, तो टैम्पून्स और उसकी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग केवल सैनिटरी वेयर या सैनिटरी नैपकिन जो अपन कहते हैं उनको यूज़ करें, और एक दिन में आप उसको 4 बार बदलें। 6 × 4 = 24, मतलब हर 6 घंटे में आप अगर एक बार उसको चेंज कर रही हैं, दैट इज़ इक्वली गुड, अच्छे से पानी से वॉश करके। और कोई टैम्पून्स और ये सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोडक्ट्स की बात चल रही है, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की हम बात करते हैं तो एक बड़ा प्रोडक्ट सामने आता है कॉन्डम का। और काफ़ी लोग हिंदुस्तान में खास तौर पर हम लोग 22वीं सदी में जी रहे हैं, उसके बाद भी कॉन्डम पे बात करना लोग नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि कॉन्डम एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप कि हमको इसका बिल्कुल अब इस टैबू से निकलना होगा हमें, और हमको बहुत फ्रीली आजकल बहुत इजीली एक्सेसिबल है। और मैं कहूँगी कॉन्डोम, या जिसको हमारी भाषा में बैरियर मेथड बोलते हैं, ये बहुत एक एक बहुत अच्छा सुलभ तरीका है और बहुत एक सरल तरीका है अननेसेसरी प्रेगनेंसी से बचने का भी और दूसरा इन्फेक्शन से बचने का भी। तो मतलब ये आपको तीनों चीज़ों का ये इसके कारण फ़ायदा होगा। एक तो आप अनचाहे गर्भ से भी बच सकती हैं, और दूसरा जो इन्फेक्शंस होते हैं या जो मेल पार्टनर से फीमेल में हो सकते हैं या फीमेल से मेल, तो ये बचा रहता है। अगर आप बैरियर मेथड यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी का तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे आप बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो मैं तो एडवोकेट करूँगी कि आपको करना चाहिए। और स्पेशली जो हमारी कुछ महिलाएँ जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम है या हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, हाई रिस्क वाले पेशेंट्स हैं, उनमें भी बैरियर मेथड
बहुत यूजफुल है। तो ये थी निधि डोगरा मैम है, और अगर आपको इनसे कोई भी बात करनी है, आशा वैसे उम्मीद भी करती हूँ कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी बहुत सारे और कोई सवाल है आपके मन में जो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं, आप निधि डोगरा मैम से मिल सकते हैं सावित्री हॉस्पिटल में, आप उनके मैटरनिटी हॉस्पिटल में भी मिल सकते हैं, डोंगरा हॉस्पिटल में। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, क्योंकि हमारा ये दोस्ताना हमेशा चलता रहता है। बहुत सारे सवालों के जवाब हम आपके पास ऐसे ही लाते रहेंगे। कोई भी फीडबैक हो हम तक पहुंचाइए, हम मैम तक पहुंचाएंगे और आपकी सामने सामने बात कराएंगे, फिर मैम को अपने सामने रखेंगे और आपके सवालों के जवाब लेंगे। मैं हूं यशस्वी, आप देख रहे थे एनबी न्यूज़। थैंक यू सो मच।